हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का आपका अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। सबसे छोटे चैप्टर की बात करनी हो आपके क्लास 11th के अकाउंट्स में तो वो है चैप्टर नंबर 4, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है। इसमें थियोरेटिकल पार्ट भी है और प्रैक्टिकल पार्ट भी है। ये है क्या चैप्टर बेटा? चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का बेस क्या है, किस बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे। एक तरह से अकाउंटिंग को करने के दो तरीके होते हैं, वो तरीकों को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मेथड्स को। तो इसमें दो मेथड्स हैं, दो बेसिस है बेटा। एक है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। दोनों ही बहुत ईजी है। अगर आप इस चैप्टर को ओपन करोगे, अपनी जो भी आपके पास बुक है उसमें एक डिफरेंस दे रखा है, अगर आप सिर्फ उस डिफरेंस को भी पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। और साथ में इसमें एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल आता है पेपर में, जिसको करने के लिए ज़्यादा कोई फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा वो नहीं है, बहुत बेसिक सा वो फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा मतलब न्यूमेरिकल होता है वो। तो अभी हम कर रहे हैं इसका थ्योरी, फिर करेंगे इसका प्रैक्टिकल। एक ही वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ही आपका। तो देखो बेटा, क्या है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं कैश बेसिस का। देखो, हमारे बिजनेस में जो सामान बेचा जाता है वो कैश में भी बेचा जाता है और उधार में भी बेचा जाता है। जिसको हम बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। जब हम उधार में सामान बेचते हैं, कैश में बेच रहे हैं तो नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन होती है। तो अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब है जो आप अपनी बिजनेस में अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हो वो कैश बेसिस से कर रहे हो। तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, ये एक तरह का सिस्टम है इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। क्या मतलब है इसका, समझते हैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, कि अगर आप कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हो तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को बेटा तभी रिकॉर्ड करोगे जब उसमें या तो कैश रिसीव्ड हो गया है या पेड कर लिया है। अगर उधार में है कोई भी चीज, क्रेडिट में आपने सेल करी है या कोई एक्सपेंस है जो आपने अभी पे नहीं करा है, उसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होके नहीं चलेंगे अगर आप कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हो। वहीं अगर मैं एक्रूअल बेसिस की बात करूं, ये इसका अपोजिट है। इसकी डेफिनेशन देखो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। इसमें आपको ये मतलब फर्क नहीं पड़ता कि कैश आया है या नहीं आया। अगर ट्रांजैक्शन हो गई है, आपने एक बंदे को उधार में भी सामान बेच दिया है, तब भी इसमें एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करना है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, या कैश आ रहा हो या जा रहा हो, और एक्रूअल बेसिस वाला कैश को भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करता है। अगर आपके एग्जाम में डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बताओ कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, तो जो बुक में लैंग्वेज लिखी है वो मीनिंग की इससे भी इजी लिखी है, आप उसे लिख सकते हो कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और इसमें इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपको पूरा प्रॉपर डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन करो कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस क्या होती है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या है? देयर विल बी नो ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्योंकि अभी मैंने बोला कि कैश बेसिस पे तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कैश आ रहा है या जा रहा है, तो आउटस्टैंडिंग में तो कैश रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होता। और एक बात और याद रखना, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि प्रीपेड वाले में तो कैश सर गया है ना, तो आप रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा कैश आ रहा है या जा रहा, रिकॉर्ड होगा। डेफिनेशन भी ये कह रही है। बेटा, इसका एक और लिंक आप समझो, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, आप सबने पढ़ा होगा, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च में हमारा ये फिनिश होता है जाके, ठीक है, ये आप सबको पता है। तो कैश बेसिस में हम उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश बेसिस में जो इस फाइनेंशियल ईयर में कैश आया हो और कैश गया हो। लेकिन एक्रूअल बेसिस में चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे प्रीपेड हो, वो नेक्स्ट ईयर का भी हो, हम उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी आगे देखेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बेसिस में 4 चीजों का ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है: आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो भी आपकी एडजस्टमेंट होती है, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन और आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, इनका ट्रीटमेंट कैश बेसिस पे नहीं होता। लेकिन अगर आप एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहे हो तो उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड
सबका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ट्रीटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये अभी आपने बनाना नहीं सीखा है, ये सबसे लास्ट में सीखेंगे, क्योंकि ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट टॉपिक होता है। बस आपने ये याद रखना है, अगर आप अक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट होता है। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कहाँ पे होता है, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में, और सॉरी P&L में, और अक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में, जो आप सबसे लास्ट में ही सीखोगे। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मिक्स कर दी है। आपकी बुक में इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी दी है, दो तीन है, ज़्यादा नहीं है। एक बार उसे रीड करोगे वो आ जाएगा, मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। जैसे पहली एडवांटेज है, इट इज सिंपल इन नेचर। ये बहुत सिंपल होता है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। इट डज नॉट असरटेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये सिंपल तो होता है, लेकिन इसमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल सकता। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है, तो उसका करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा अगर वो उधार में भी सामान बेचता है। अगर वो सिर्फ कैश में बेचता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो कैश बेसिस को फॉलो कर सकता है। वैसे बिजनेस में ऐसा होता नहीं है कि उधार में सामान ना बेचा जाए, तो बिजनेस ये कम यूज करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें, इट इज कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बहुत सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना होता है, बट इट असरटेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। इससे जो हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट या लॉस अब जो हम निकालेंगे, तो एक्यूरेट बेसिस पे बिल्कुल सही निकलता है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती। आगे क्या, इट डज नॉट रिक्वायर मच टेक्निकल नॉलेज। अब ये टेक्निकल नॉलेज, टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा, अकाउंट से रिलेटेड जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी बात कर रहा है। तो अगर कैश बेसिस को फॉलो करना है तो कोई टेक्निकल नॉलेज, मतलब एडवांस अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, आप कर लोगे। लेकिन इसमें आपको मोर टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे आउटस्टैंडिंग निकलेगा, कैसे प्रीपेड निकलेगा, वो सब आप लास्ट चैप्टर में सीखने वाले हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर होता है उसमें हमें P&L और बैलेंस शीट ही बनाना होता है, और ये वाली एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आओ, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या है, ये आप सबने BST में आपका पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे अकाउंट्स वगैरह बनेंगे। तो ये जो है कैश बेसिस है, कंपनीज अकाउंट इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो इसे वैलिड नहीं मानता, वो बोलता है बिजनेस को कैश बेसिस को फॉलो नहीं करना चाहिए। और एक्रूअल बेसिस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप किससे बनाओ, एक्रूअल बेसिस से बनाओ। नेक्स्ट क्या है, इट इज सूटेबल फॉर बिजनेसेस। ये हर टाइप का जो बिजनेस है उसके लिए सूटेबल है। याद रखना मैं वर्ड बिजनेस यूज कर रहा हूं, एज दे रिक्वायर कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि एक बिजनेसमैन को कंप्लीट नॉलेज चाहिए होती है। जो भी बिजनेस के अकाउंटिंग के आपने यूजर्स पढ़े होंगे चैप्टर में, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर, तो उन यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन दी है कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कितना है, प्रीपेड कितना है, कितना पैसा आ गया, एडवांस में है, सब। ये कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे NGOs हैं, प्रोफेशनल हैं, स्कूल वगैरह है, क्योंकि NGO कभी भी उधार में काम नहीं करते, वो कैश में ही उनका रिसिप्ट चलता है, पेमेंट चलती है। प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर है, अब कोई डॉक्टर ऐसा बोला है, देखा आपने, जो बोला कि हाँ आज दांत निकलवा जाओ बाद में पैसा दे जाना, आज ऑपरेशन करवा लो बाद में पैसा दे जाना, ऐसा कभी नहीं होता। तो प्रोफेशनल हो गए, CA हो गए, डॉक्टर, एडवोकेट हो गए, ये एडवांस में पहले फीस लेते हैं फिर काम करते हैं, तो ये कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, उनके लिए सही है। या फिर आपके स्कूल वगैरह हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस। कैश बेसिस को बहुत रेयर ही एक्सेप्टेबल किया जाता है, बहुत कम बिजनेस होते हैं जो इसे फॉलो करे। एंड कंसीडर एज लेस रिलायबल, ये लेस रिलायबल होता है, रिलायबल मतलब जिसमें हम विश्वास कर सके, बिकॉज इट डज नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बता ही नहीं रहा आपको, तो बिजनेस इस पर कैसे विश्वास करेंगे। और वहां पे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज मोर एक्सेप्टेबल, सारे बिजनेस इसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड मोर रिलायबल, इस पर विश्वास भी करते हैं इस सिस्टम पे, बिकॉज इट शोज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गया बेटा इसका पूरा डिफरेंस। 6 मार्क्स में डिफरेंस आएगा, 6 पॉइंट आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ये आपने लिख के आने हैं। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल में, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखो इससे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है छोटा सा केस टाइप, कि एक पर्सन है, वो एडवोकेट है, ठीक है, क्या उसको कैश बेसिस फॉलो करना चाहिए, एक्रूअल बेसिस फॉलो करना चाहिए, या
वो एडवोकेट है, वकील, डॉक्टर है, सीए है, और उसका अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई साहब आप ना कैश बेसिस की जगह अक्रूअल बेसिस फॉलो करो, तो नहीं, प्रोफेशनल को क्या फॉलो करना चाहिए, कैश बेसिस ही। तो इसका मतलब उनका जो भी उनको राय दे रहा है, सजेशन दे रहा है, वो गलत है, और जो अभी वो कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं वो सही है। एक तो हो गया ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो तो बहुत ईजी होता है। दूसरा आता है कंप्लीट न्यूमेरिकल, उसको मैं आपको करवाता हूँ आपकी बुक से, क्योंकि उसका क्वेश्चन आएगा तो गलती हो सकती है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो करते हैं फिर उसका बेटा न्यूमेरिकल। तो देखो बेटा स्क्रीन पे आपके पास आ गया होगा क्वेश्चन, और ये आप ही की बुक का इलस्ट्रेशन है, चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अब देखो मेरे पास पुरानी बुक है, तो मेरे में फाइनेंशियल ईयर 2018-19 लिखा हुआ है। जिनके पास नई बुक होगी उसमें हो सकता है 23-24 लिखा हो, 24-25 लिखा हो, ठीक है। तो ये आप एस्टिमेट लगा लेना, ध्यान रख लेना कि ईयर क्या है। मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, मैं 18-19 के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ 18-19 वाला है। इसमें लिखा हुआ है अशोक हैड अ कैश सेल्स। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। एक तो हमें गिवन है बेटा कैश सेल्स, कैश सेल है बेटा 3,90,000 की। इसके बाद हमें गिवन है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल हमें गिवन है बेटा यहाँ पे 1,60,000, 1,60,000 की। इसके बाद बोला हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70,000। जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं 2,70,000। आगे क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। मतलब इसी में से 80,000 रुपए का खर्चा अभी स्टिल पेंडिंग है, पे नहीं हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये। फाइंड आउट द अशोक इनकम फॉर 2018 एंड 19 ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। अब वो कह रहा है अशोक कैश बेसिस फॉलो करता है, मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कैश बेसिस, और कह रहा है उसकी इनकम निकालो। तो इनकम कैसे निकलेगी, यहाँ पे जितनी भी उसके सेल करी है, इनकम रिसीव्ड हुई है, वो लिख लो। इसके बाद माइनस कर दो एक्सपेंसेस। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है। इनकम की जगह यहाँ लिखो रेवेन्यू, क्योंकि सेल्स का नाम होता है दूसरा रेवेन्यू, और तब आएगी आपकी इनकम। अब देखो कैश बेसिस क्या बोलता था कि सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन लेनी है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है। तो इस क्वेश्चन में आप सिर्फ कौन सी सेल लोगे, कैश वाली, विच इज 3,90,000, ये आपने ले लिया। अब एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल खर्चे हुए हैं उसके 2,70,000, लेकिन 270 में से 80,000 का खर्चा तो अभी पे ही नहीं हुआ है। तो पे कितना हुआ है, 1,90,000 का, और कैश बेसिस में सिर्फ वो पैसा लेना होता है जो पे हुआ हो। तो कितना माइनस करोगे, 1,90,000, तो कितनी उसकी इनकम आ गई बेटा, 2 लाख रुपए। ये हो गया बहुत इजी सा क्वेश्चन। अब आगे इसी क्वेश्चन को बोला हुआ है कि आपने सेम क्वेश्चन लेना है और इसको अक्रूअल बेसिस पे करके दिखाना है। तो नीचे करते हैं अक्रूअल बेसिस से, ठीक है। अब अक्रूअल बेसिस क्या बोल रहा था कि चाहे कैश हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे पेड हुआ हो, चाहे ना हो, तब भी आपने रिकॉर्ड करना है। तो जब मैं रेवेन्यू की बात करूंगा यहाँ पे, तो मैं कैश वाली सेल भी लूंगा प्लस क्रेडिट वाली भी लूंगा, क्योंकि अक्रूअल बेसिस पे फर्क नहीं पड़ता पैसा आया या नहीं हुआ। रेवेन्यू कमा लिया ना आपने, तो लिखना है। तो टोटल कितनी हो गई, 3 लाख, 4 लाख, 5,50,000। ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। और खर्चों में भी अब आपको इस 80,000 से मतलब नहीं है, चाहे वो पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो। टोटल खर्चे कितने हुए हैं, 2,70,000। तो आपको किससे मतलब है, पूरे के पूरे 2,70,000 से ही। तो ये माइनस करके आएगा 2,80,000। ये है एक्सपेंसेस टोटल, इसके अंदर इंक्लूड है पहले से ही आउटस्टैंडिंग वाले। और यहाँ क्या आ गई, इनकम। सिंपल, बहुत सिंपल, 2 से 3 मार्क्स का ये आता है पेपर में, लेकिन एक इसका बड़ा क्वेश्चन भी है, तो वो करते हैं। अब जो बड़ा क्वेश्चन है जिसको अगर पेपर में आएगा तो 4 to 6 मार्क्स में आएगा। देखो बेटा स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास, वो वाला क्वेश्चन अब हम करते हैं। अब देखो बेटा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, गुरनाम गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब आ गया मेरे पास भी लेटेस्ट बुक का क्वेश्चन, मेरी बुक में नहीं था। 31 मार्च 2024 इस ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें उसकी इनकम निकालनी है। और ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2023 में, ठीक है। हमें कुछ चीजें दे रखी है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस नॉट येट पेड, बहुत सारी चीजें दे रखी है।
और बोला है दोनों बेसिस से करना है, कैश बेसिस से भी करना है और अक्रूअल बेसिस से भी करना है। तो कैसे होगा देखो, अब कैश बेसिस पे तो बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले लेते हैं हमारी इनकम। देखो कितनी इनकम रिसीव्ड हुई है, 4th पॉइंट में दे रखी है 2,40,000 जितनी इनकम हमारी रिसीव्ड हुई है टोटल 2,40,000। अब देखो इसके नीचे एक और चीज दी हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो हमें एडवांस में इनकम रिसीव्ड हुई है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखो इंक्लूडेड इन ₹2,40,000। तो उसे दोबारा ऐड या लेस करने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। इसके बाद कोई और हमें लेना नहीं होता इसमें, क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का ट्रीटमेंट करना नहीं। अब आते हैं एक्सपेंसेस में। तो सबसे पहले ही आपको एक्सपेंस पेड दे रखे हैं, सिंपल एक्सपेंस पेड हमें पहले ही दे रखे हैं। सबसे पहले कितने दे रखे हैं, 1,60,000। तो कितना आ गया बेटा, 80,000 हो गया खत्म। ये तो होता है बहुत सिंपल, सिंपली आप कर लोगे। लेकिन जब बात आती है अक्रूअल बेसिस की, यहाँ पे गलती हो जाती है। ध्यान से समझना लॉजिक वाइज, अगर लॉजिक वाइज नहीं समझोगे, इसे रटने की कोशिश करोगे तो अकाउंट्स में, लाइफ में आपको बहुत आगे जाके दिक्कत होने वाली है। अब इनकम रिसीव्ड दोबारा लिखते हैं कि कितनी इनकम रिसीव्ड हुई थी, ठीक है, वो हुई थी हमारी 2,40,000। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपने मुझसे पूछा, मान लो मैं आपके सामने हूं, आपने मुझसे पूछा कि सर आपकी जून के महीने की कितनी इनकम है, कितनी जून के महीने की। तो मैंने बोला 2,40,000, ठीक है, यही दिया है हमें 2,40,000। फिर आपने बोला कि सर सिर्फ जून की है, तो मैंने बोला नहीं नहीं, इसके अंदर कुछ इनकम एडवांस वाली भी इंक्लूड है। मतलब जून के बाद क्या आया, जुलाई। तो मैंने बोला इसके अंदर जुलाई वाली भी इंक्लूड है। अब जुलाई वाली कितनी इंक्लूड है, जो आपको गिवन है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो अमाउंट कितना दे रखा बेटा, 30,000। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन करके ही बैठो, क्योंकि वहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्या आपका अमाउंट गिवन है। तो आपने कहा सर जुलाई की इनकम नहीं पूछ रहे, हमें सिर्फ जून से मतलब है, तो जुलाई वाली इनकम इसमें से क्या करो, हटा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर मेरी इनकम है 2,10,000। आपने कहा ठीक है 2,10,000। मैंने कहा रुको, मुझे एक चीज और याद आई कि मेरे को एक और जगह से कहीं से पैसा अभी आना है जो मेरी जून की इनकम का ही है। जो नीचे लास्ट से दिया हुआ है इनकम नॉट येट रिसीव्ड, जो मैंने कमा ली है लेकिन मुझे मिली नहीं है। मैंने कहा भाई वो भी जोड़ो इसके अंदर, वो है बेटा 24,000। तो कितनी इनकम मेरी टोटल हो गई, 2,34,000। ये मेरी कितनी आ गई इस साल की, ठीक है, इस साल की मतलब इस महीने की, कि मैं इस महीने में कितना कमा रहा हूं। समझे, कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, रटना नहीं है कि इनकम इंक्लूडिंग एडवांस वाला माइनस कर दो और नोट येट वाला ऐड कर दो। तो क्यों हो रहा है एडलेस, वो आपको समझना है यहाँ पे कि भैया ये इस महीने की इनकम नहीं है, इस साल की इनकम नहीं है, हटाओ, ये इस साल की इनकम है, हमने अभी इंक्लूड नहीं करी है, तो इसे जोड़ो। ये इसके अंदर जो 30,000 रुपये हमें गिवन थे, ये ऑलरेडी इसके अंदर गिवन इंक्लूडेड से, इसलिए मैंने इसे हटा दिया कि ये मेरी इनकम नहीं है। ऐसे ही एक्सपेंसेस के बारे में है। एक्सपेंस हमें दे रखे हैं बेटा 1,60,000। कितने दे रखे हैं, 1,60,000 पूरे जून के, मान के चल रहा हूँ, आप मेरे से ही पूछ रहे हो, पूरे जून के जितने मैंने पेड करे हैं वो है। फिर आपने कहा यार सर बड़ा खर्चा करो, तो हमें तो कहते हो कि पैसा फालतू बर्बाद नहीं करना। फिर मैंने कहा बेटा इसके अंदर एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी गिवन है, जो सेकंड वाला है 40,000। मैंने कहा बेटा इसके अंदर ना मैंने जुलाई का भी एक्सपेंस पेड कर रखा है, तो उसे हटा दो आप, वो इस महीने का खर्चा नहीं है मेरा। तो मेरा इस महीने का खर्चा कितना है, 1,20,000। फिर मेरे तुम्हारे सामने मैं बता ही रहा था कि एक बंदा आ गया, बोला मेरे को भाई तूने जून का रेंट नहीं पे करा। तो आप लोगों ने पकड़ लिया, कहा सर ये तो गलत बात है, आपने सारे खर्चे तो लिखे नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा रुक जाओ, जो लिखा हुआ है एक्सपेंस नोट येट पेड, जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं बेटा, तो वो कितने हैं, 20,000। तो वो इसके अंदर ऐड हो गए कि हाँ 20,000 रुपये तो वो भी और देने हैं। तो कितना खर्चा निकल के आया, 1,40,000। तो इनकम कैसे निकलेगी, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ए में से बी माइनस करो, आ गया आपका आंसर। ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज आपने करना है, लॉजिकली समझोगे तभी जिंदगी में अकाउंट्स में आगे करोगे, वरना नहीं हो पाएगा ये। फिर अब आओ एक और क्वेश्चन में, जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में है वो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। इसको रीड कर लो आप। जो जो चीज आपको गिवन है
वो लिख लो। ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट सही समझेंगे, रटने वटने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है। एक बार पढ़ लो आप क्वेश्चन को, फिर करते हैं इसको भी स्टार्ट। देखो बेटा आ गया स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन हमारा, बस एक लास्ट फोकस कर लो अच्छे से, ताकि पूरे मार्क्स एग्जाम में आपके मिल जाए। टीचर सोचता रहे एग्जाम में मार्क्स काटेगा आपके। देखो बहुत सारी चीजें दे रखी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देख के आपने डरना नहीं है, आपने अपने पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें आराम से आंसर आएगा। पहले करते हैं कैश की बात, की कैश बेसिस पे है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ वो वाली चीजें लेनी है जिसमें कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। तो सबसे पहले हमें कैश सेल दे रखी है, तो लिख लेते हैं कैश सेल्स 5 लाख। इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल अपनी किताब निकाल लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमाउंट है, हो सकता है वीडियो में आपको अमाउंट समझ ना आए, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ क्रेडिट सेल, गोली मारो मतलब नहीं, आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस से मतलब नहीं, आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं। इसके बाद लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड, इनकम मिली है, कैश आया है, ऐड कर दे इसमें, बिल्कुल कर देते हैं। इनकम रिसीव्ड कितनी मिली है बेटा, इनकम रिसीव्ड 5000, तो 5000 इसमें ऐड हो गया। और उसके साथ कुछ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इस इनकम रिसीव्ड में ना वो वाली इनकम इंक्लूड नहीं है जो हमें एडवांस में मिली है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो ऑलरेडी इंक्लूड थी, इसलिए हमने उसको कैश बेसिस पे नहीं लिया था। दोनों क्वेश्चंस का जब मैं ये क्वेश्चंस करवा दूंगा, एक बार दोनों को दोबारा देखना, आप 2 बार देखोगे, 2 बार इसे सोल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश में मिली है, पैसा आया है, तो ये भी लिख देते हैं। कितना आया है भाई, 1000, ठीक है। इसके बाद देखो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब नहीं, उसके बाद तो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उससे भी आपको मतलब नहीं है। तो ये हो गया 5,06,000, इनकम खत्म। अब आते हैं आपके एक्सपेंसेस पे, मतलब रिवेन्यू इनकम दोनों खत्म है, एक्सपेंसेस पे आते हैं। एक्सपेंसेस पेड और कैश परचेज दे रखी है इसमें आपको। सबसे पहले कैश परचेज ही दे रखी है, कितनी दे रखी है कैश परचेज, 2,75,000, वो ले लेते हैं। इसके बाद क्रेडिट परचेज से मतलब नहीं है आपको, सैलरी एंड वेजेस पे हुए हैं, तो एक्सपेंस पेड में ये हटा दो, सीधा सैलरी और वो लिख देते हैं। सैलरी पे हुई है, कितनी पे हुई है बेटा, 44,000, वो आ गया एक आपका। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ है, कितना पे हुआ है, 11,000। इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड हुए हैं, ठीक है, कितने पेड हुए हैं, 10,000। ये हो गया टोटल किसका, एक्सपेंसेस का। टोटल आ रहा 3,40,000। तो ये तो हो गया सिंपल, ये ए है, ये बी है, ए में से बी माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। कैश बेसिस वाला तो सिंपल है। अब भाव अक्रूअल बेसिस पे, जिसमें गड़बड़ होने के चांस आपके ज्यादा हैं। अब अक्रूअल वाले में तो कैश वाली भी सेल लेंगे प्लस क्रेडिट वाली भी लेंगे। तो कैश की सेल है 5 लाख, क्रेडिट की सेल है 2 लाख, तो मैं टोटल ही लिख रहा हूं बेटा 7 लाख, ठीक है, समझ गए। 5 लाख वो, 2 लाख वो। इसके अलावा इनकम जो रिसीव्ड हुई थी हमें, वो लिख लेता हूं, इनकम रिसीव्ड। कितनी इनकम रिसीव्ड हुई थी, 5,000, वो लिख देता हूं इसमें प्लस करके, यहां पे लिख देते हैं ऐड जो इनकम हमें रिसीव्ड हुई है। इसके बाद देखो हमें क्या है, इनकम जो आपको रिसीव्ड हुई थी, मतलब साथ में इन एडवांस, एडवांस वाले का ट्रीटमेंट देखते हैं अभी क्या होगा। इसके बाद दिया हुआ है नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जो इनकम कमा ली थी बट रिसीव्ड नहीं हुई है, वो भी इसमें इंक्लूड होगी। एक्रूअल बेसिस पे इंक्लूड करते हैं, चाहे पैसा आया हो चाहे ना आया हो। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितनी है बेटा, 3,000 पे दे रखी है, तो वो भी इसके अंदर क्या होगी, इंक्लूड होगी। इसके अलावा कुछ इनकम में नहीं है, तो कितना हो गया, 7,08,000 रुपये इनकम का हमारा ये पोर्शन हो गया खत्म। अब आते हैं एक्सपेंसेस में। अब एक्सपेंसेस में चाहे कैश परचेस हो क्रेडिट परचेस हो, दोनों दे रखे हैं साथ में, तो दोनों ऐड होंगे। एक्सपेंसेस लिख रहा हूं मैं टोटल हेडिंग, इसमें कैश प्लस क्रेडिट। कैश है आपका 275 और वो है 175, तो टोटल हो गया 4 लाख, मतलब 125 है वो, ये है 275 और ये है 125, तो कितना हो गया, 4 लाख। अब वो एक्सपेंसेस में जितने एक्सपेंसेस थे, एक था सैलरी, एक था इलेक्ट्रिसिटी और एक था इंश्योरेंस वाला।
ये 3 एक्सपेंस थे। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे स्टार पॉइंट है जिसमें आपको पेपर में आप गलत कर सकते हो। इन सैलरी बेटा हमारी कितनी थी 44,000, ठीक है, लेकिन इसके साथ ऊपर दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पे नहीं हुई थी, वो भी ऐड करोगे ना, इसी साल का खर्चा है। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है 4,000, तो ये ऐड हो गया इसमें। इसके बाद आओ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था 11,000। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, देखो फोर्थ पॉइंट में दे रखा है 1 2 3 4 2,500 रुपये, ठीक है। अब आओ इंश्योरेंस में। अब इंश्योरेंस में क्या गड़बड़ है, एक तो इंश्योरेंस देखो कितनी थी, पहले अमाउंट देखो उसका कितना था 10,000 जो हमने यहां भी लिया था पीछे, लेकिन इंश्योरेंस प्रीपेड भी है। अमाउंट पढ़ो, रीड करो, अमाउंट का प्रीपेड वाला कितना है, थर्ड पॉइंट में इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2,500 रुपये, ठीक है, 2,500 रुपये वो हो गया माइनस इसका अमाउंट 2,500 नहीं है, देखो गलती हो जाएगी ऊपर नीचे, इसलिए बुक रखना, इसका अमाउंट है 1,000 बेटा, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस वाली प्रीपेड वाली क्यों माइनस करी है, क्योंकि वो इस साल की नहीं है, मैंने इंश्योरेंस पे कर दी है नेक्स्ट ईयर के लिए भी। अभी मैंने आपको समझाई थी ना अपनी इनकम निकालना, वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, वो इस साल में इंक्लूड नहीं होनी थी। तो ये हो गया 48, ये हो गया बेटा 12,000 और ये आएगा 7,500 और इन सब का टोटल आ रहा है 467500। ये हो गया ए, ये हो गया बी, आ गया आपका आंसर। ध्यान से समझो, 2 बार करो कि ये चीज क्यों ऐड हुई है, क्योंकि ये इस साल का आउटस्टैंडिंग था, इस साल के खर्चे में था। ये क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा था, इस साल का तो था नहीं, इसलिए माइनस कर दिया है। ध्यान से समझना, गलती मत करना, अगर गलती हो गई तो पछताओगे। अब हो गया चैप्टर खत्म, पूरी तरह से कंप्लीट, थ्योरी कर ली, आपके प्रैक्टिकल कर लिए। अब देखो इसके अलावा एक बच्चे को और एडिशनल क्या करना चाहिए, आपकी बुक में जितने एमसीक्यू हैं वो करो, होट्स वाले क्वेश्चन होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन वो करो, क्योंकि अगर पेपर मुश्किल बनता है तो वो यहीं से बनता है। एक बार टीएस ग्रेवाल खत्म करो, उसके बाद डीके गोल करो। अभी सिर्फ टीएस ग्रेवाल पे फोकस करो, जब आपके फाइनल पेपर आएंगे, जब आपके टीएस ग्रेवाल एक बार हो चुका हो, तब आप डीके गोल के क्वेश्चन पे आना। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से इसको देखो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और कंटिन्यू। अब आपकी वीडियो आने वाली है पूरी अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस स्टडीज, चाहे क्लास 11th का हो बच्चा, चाहे 12th का हो। थैंक यू एवरीवन।